आज की कहानी लेखक अमर कांजी के द्वारा लिखी गई गले की जंजीर। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुझे खूब अच्छी तरह याद है कि रात को जंजीर पहन के सोया था, लेकिन सवेरे उठकर देखा कि वह गले से गायब थी। खटिया पर से उछलकर खड़ा हो गया, बिछौने को उलट पुलट डाला, ऊपर देखा, नीचे देखा, अगल देखा, बगल देखा, दौड़कर कमरे में गया, कोना कोना छान डाला, परंतु वह नहीं मिली। संभवतः किसी ने चुरा ली थी। जहां तक मुझे याद है, प्रेस में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई थी। मैं गत 2.5-3 वर्षों से प्रेस की छत पर एक कमरे में बिना किसी द्वंद एवं भय के रहता हूँ। बगल के कमरे में 4 कंपोजिटर भी रहते हैं। 24 घंटे चपरासी, हॉकर, मशीनमैन, फोरमैन, कंपोजिटर तथा कितने ही अन्य बुरे भले लोग ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर किए रहते हैं, किंतु किसी ने कभी मुझ जैसे सीधे साधे पत्रकार का एक तिनका भी नहीं उठाया। बड़ी बुरी बात थी वह सोने की जंजीर अपनी भी नहीं थी कि संतोष कर लेता। 2 दिन पूर्व शहर से मेरा मित्र जगदीश आया था। वह लंबा, तगड़ा तथा खूबसूरत तो है ही। उस रोज उसने महीन सफेद धोती तथा रेशमी कुर्ता पहन रखा था। इसके अलावा उसके गोरे गले में एक सोने की जंजीर सुशोभित थी, जो कुएं पर चीनी का काम कर रही थी। अब झूठ क्यों बोलूं, मैं उसके रोब में इतना तक आ गया कि इच्छा करने लगी कि मैं भी उसी पोशाक में तथा गले में वही या वैसी ही जंजीर पहन चारों ओर घूमूं और लोगों पर रौब जमाऊं। आज तो गुरु खूब जच रहे हो। गले में सोने की जंजीर तो बस पूछो मत। मैंने मुंह बाकर हंसते हुए प्रशंसा की। वह कुछ नहीं बोला और मेरी बात पर केवल हंसकर रह गया। किंतु 4-5 मिनट बाद मैंने बेशर्मी के साथ उससे जंजीर मांगी और उसने फौरन निकालकर दे भी दी। पहनने के पश्चात मैंने अपने चारों ओर आत्म प्रशंसा से देखा। मैं उसे पहने ही रहा और फिर हम कोई दूसरी बात करने लगे, और जब वह जाने लगा तब भी मैंने जंजीर निकालकर नहीं दी और उसने शिष्टाचार से मांगी भी नहीं, और 2-3 दिन में आने का वादा करके चला गया। वैसे मैं यह बता देना चाहता हूँ कि मेरी नीयत पूर्णतः साफ थी। मैं केवल यही चाहता था कि जंजीर 1-2 दिन पहनने के बाद उसे लौटा दूंगा। इसके अलावा हम दोनों लंगोटिया यार थे और अक्सर हम एक दूसरे की चीजें भी पहना करते थे। अब मुझे क्या मालूम था कि ऐसा भी होगा। मैं एकदम घबरा गया। कुछ देर सुन्न होकर कमरे में खड़ा रहा, फिर दौड़कर मिश्र दादा के यहाँ गया। वह भी सहायक संपादक थे, लेकिन उन्होंने दाढ़ी रख रखी थी और धड़ल्ले से बंगला भी बोल लेते थे, अतएव हम उनको दादा कहते। वह छत ही पर सामने के कमरे में रहते थे। जब मैं पहुंचा तो वह लेटे लेटे अखबार निहार रहे थे। मैं चुपचाप चारपाई पर एक तरफ बैठ गया और जब उन्होंने मेरी ओर देखा तो मैंने गंभीर आवाज में सूचना दी, दादा, जंजीर तो चोरी चली गई। वह चौंक कर उठ बैठे। दुख एवं आश्चर्य की बनावटी भावना से मुंह और आंखों को फैलाते हुए उन्होंने पूछा, अरे कैसे? मैंने सारा किस्सा कह सुनाया। वे घोर चिंता में पड़े मालूम हुए और निचले होंठ को दांतों से हल्के हल्के काटते हुए
पास में रखे गद्दे तकिए को अपने दाएं हाथ से धीरे धीरे ठोकने लगे। 1-1.5 मिनट पश्चात आंखों को थोड़ा ऊपर करते हुए नपे तुले शब्दों में उन्होंने किसी जासूस की भांति पूछा, तुम्हें ठीक ठीक याद है कि जब तुम सोए थे तो गले में जंजीर थी? मेरे ठीक ठीक बता देने से वे जंजीर का भी पता बता देंगे। इस आशा से उत्साहित होकर मैंने उत्तर दिया, हाँ दादा, इसके बारे में तो आप निश्चिंत रहें। भाई, मैं तो निश्चिंत हूँ, लेकिन सभी बातें देख सुन ली जाती हैं, बड़े बड़े भूल जाते हैं, फिर हमारी तुम्हारी गिनती किसमें है? उन्होंने तर्क किया। मैंने जोर दिया, नहीं, मुझे खूब अच्छी तरह याद है कि सोते वक्त गले में जंजीर थी। 1-2 क्षण वे चुप रहे, फिर मेरी ओर थोड़ा खिसक कर अपनी अर्धपूर्ण आंखों को मेरी आंखों में गड़ाकर दुष्टता पूर्वक मुस्कुराते हुए इधर उधर देखने के पश्चात धीरे से पूछे, क्यों जी बड़े साहब, ठीक बताना, उसे किसी कोठे ओठे पर तो नहीं दे आए? मुझे यह मजाक बड़ा बुरा लगा। रुखाई से बोला, आप तो साहब मजाक कर रहे हैं, किसी की जान जाए और कोई मल्हार गाए? वे शर्मा गए और उल्लू की भांति हंसते हुए उन्होंने समझाया, अरे यार, मल्हार की बात नहीं, आदमी आदमी ही है, भगवान तो नहीं, गलतियां हो ही जाती हैं। मैं चुप रहा और वे चुप रहे। फिर थोड़ी देर बाद जब मैं उठकर जाने लगा तो उन्होंने पुकारा, अरे जा रहे हो? जरा सुनो। मैं लौट आया तो उन्होंने सिर को कुछ आगे बढ़ाकर फुसफुसाकर शंका प्रकट की, भाई, मेरा तो शक उस रामधन पर जाता है। वह रात में देर तक कंपोज करता रहता है। गौर करना, उसकी आंखें अत्यंत रहस्यमयी हैं। हमेशा तिरछी नजरों से तरेरता है, जैसे चोर हो। उसके घर का भी तो किसी को पता नहीं, ना मालूम कहाँ का रहने वाला है। भाई, मेरा तो संदेह 16 आने उसी पर है। रामधन हमारे बगल के कमरे में रहता है और अभी 2 दिन पूर्व उसकी मिश्र दादा से जबरदस्त मौखिक लड़ाई हुई थी। मैं सोचने लगा, मिश्र जी ने निश्चित सम्मति प्रकट की, मारो साले को, 2 फेंट से सारा उगल देगा। अच्छा, देखा जाएगा। मैं लौट पड़ा। इससे काम नहीं चलेगा, कुछ कड़े बनो। मिश्र जी चिल्ला पड़े। कुछ ही देर में यह समाचार प्रेस में आग की तरह फैल गई। सहानुभूति से सभी विगलित हो गए और सबकी जवान पर यही चर्चा थी। जिससे भेंट होती वह अवश्य पूछता, कहिए शर्मा जी, आपकी जंजीर हो गई? उत्तर देने पर पहले ही से तैयार प्रश्न आता। ऐसे सभी लगभग यही प्रश्न पूछते और मैं विस्तार के साथ बताता। मुझे आशा थी कि शायद किसी को पता हो और सभी बातें बताने से संभवतः रहस्य का उद्घाटन करने में मदद मिले, लेकिन प्रश्नकर्ता रुचि के अनुसार 1-आध मिनट तक चुपचाप अफसोस की मुद्रा में जमीन की ओर देखते, फिर सिर को झटका देते हुए या क्या बताए साहब कहकर मेरी ओर एक रहस्यमय दृष्टि डालते हुए धीरे धीरे खिसक जाते, जैसे मैं ही चोर हूँ। प्रेस मैनेजर गुलजारी लाल जी ने मुझे बुलवाया और सभी बातें जानने के पश्चात बोले, शर्मा जी, माफ कीजिएगा, आपको दूसरे की चीज लेने की आखिरकार हिम्मत कैसे पड़ी, वह भी सोने की जंजीर? मैं तो साहब कोई देता भी तो इनकार कर देता, और ली भी जाती है तो छोटी छोटी चीजें। क्षमा कीजिएगा, आपने यह बहुत भारी गलती की। रामविलास
जब ड्यूटी पर आया तो सबसे पहले मेरे कमरे में पहुंचा। उसने पहले मेरी ओर घूर कर देखा, फिर आंखों को मटकाते हुए धीरे से पूछा, कहो गुरु, कहाँ दे आए? देखो, छिपाओ मत, मैं सब जानता हूँ। मैंने मुंह फुलाकर उत्तर दिया, यार तुम लोगों को हमेशा मजाक ही सूझता है। अब मैं तुम लोगों को कैसे विश्वास दिलाऊं कि जंजीर सचमुच गायब हो गई है। वह छेप कर हंसने लगा, लेकिन अपनी बात के समर्थन में तर्क पेश करने से बाज नहीं आया। अरे भाई, मछली को पानी पीते कौन देखता है? मुझे बड़ा बुरा लगा और मैंने चुप ही रहना उचित समझा। मेरे मुद्रा देखकर रामविलास अचानक गंभीर हो गया। उसने अब ईमानदारी के साथ सम्मति प्रकट की। खैर, यह तो मजाक की बात रही, लेकिन यार शर्मा, बुरा न मानना, तुम्हारे लड़कपन की आदत अभी छूटी नहीं। इतने बड़े हो गए, यूनिवर्सिटी में भी पढ़े हो, इसके अलावा एक पत्र के सहायक संपादक हो, लेकिन शौक क्या है कि जंजीर पहनूं? ठीक देहातियों की तरह। मेरा ख्याल है 150 की चपत लगी। तुमसे मैंने कल रात को ही कह दिया था कि देखो, जंजीर खो ना देना, लेकिन तुमने कहना माना ही नहीं। मैं अब खोजबीन, पूछताछ तथा जांच पड़ताल कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद प्रेस कर्मचारियों ने इस संबंध में अपनी धारणाएं बना ली थी। मोटे तौर पर 3 मत संगठित हो गए। प्रथम दल का कहना था कि शर्मा जी ने जंजीर किसी कोठे मोठे या किसी लगाई को दे दी है। इसमें उसका कोई दोष नहीं। जंजीर साफ दिल से लौटा देने के लिए ली होगी, किंतु कोठे पर जाकर मजबूर हो गया होगा। कोठे वाली ने नखरे से जंजीर मांग ली होगी और वह इनकार नहीं कर सका होगा, और अब यहाँ आकर चोरी का बहाना कर रहा है। दूसरी पार्टी के लोग चोरी का कैसे पता लगाया जाए, इसकी जरा भी चर्चा नहीं करते हुए इस पर जोर देते हैं कि मैंने जंजीर लेकर भारी गलती की। तीसरे दल के लोग अत्यंत ही ईमानदार और गर्म विचार के लोग थे, और उनकी राय थी कि कुछ लोगों को पकड़कर उल्टा टांग दिया जाए या मुर्गा बना दिया जाए, और उनकी समुचित रूप से तब तक पिटाई की जाए जब तक वे सब कुछ उगल नहीं देते। उगलेंगे क्यों नहीं, मार से तो भूत भाग जाता है। लगभग 10 बज रहे थे और मैंने अभी तक मुंह में कुछ भी नहीं डाला था। मैं अब तंग आ गया था और चुपचाप आकर कमरे में बैठ गया। मैंने मन ही मन निश्चय किया कि प्रधान संपादक तथा जनरल मैनेजर के आने पर उनसे ही सब कुछ कहूँगा। वे शरीफ आदमी हैं, जंजीर का पता लगाने में कुछ मदद ही करेंगे। लगभग 11 बजे प्रधान संपादक दफ्तर पहुंचे और चोरी की बात सुनकर फौरन मेरे कमरे में आए। वह गोरे, मोटे तथा नाटे थे। उन्होंने पैरों को थोड़ा फैलाकर तथा कमर पर दोनों हाथ रखकर और जमीन को तिरछी नजर से देखते हुए प्रश्न किया, बड़ी कमीनी चीज हुई, यह सब कैसे हुआ? मैंने विस्तार पूर्वक बताया। वे दायां हाथ ललाट पर रखकर कुछ सोचते रहे, फिर चौंक कर बोले, जैसे ना जानते हो जंजीर कहाँ थी। मैंने फिर बताया कि गले में थी। ये है कहानी का पहला भाग। आगे की कहानी के लिए बने रहें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।